नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में अप्रैल सीरीज का शानदार आगाज। इंट्राडे में सेंसेक्स और निफ्टी ने नए शिखर को छुआ। मिड और स्मॉल कैप में जोरदार खरीदारी। बैंकिंग, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद। ऑटो, एफएमसीजी शेयरों में दबाव। नए शिखर के साथ 70,000 की दहलीज पर पहुंचा सोना। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी रौनक। 4% दौड़े मुथूट और मणप्पुरम। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल की तरक्की को बताया बदलाव का ट्रेलर। आगे जबरदस्त विकास के दिए संकेत। कहा, नई आर्थिक, बैंकिंग, करेंसी व्यवस्था में प्रवेश कर चुका है भारत। केजरीवाल को राहत नहीं। कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा। ईडी ने लगाया केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। आतिशी, सौरभ भारद्वाज तक जा सकती है जांच की आंच। ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में जीत। कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। श्रीलंका को कच्चतीवू द्वीप देने के मामले में पीएम मोदी का डीएमके पर हमला। डीएमके को बताया जिम्मेदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विपक्ष पर किया वार। आपके प्रोविडेंट फंड से लेकर इनकम टैक्स और इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव आज से लागू। इन बातों का रखें ध्यान, वरना होगा नुकसान। तो सबसे पहले बात बाजार की। आज बाजार में अप्रैल सीरीज का शानदार आगाज हुआ है। इसी के साथ बाजार ने इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर को छुआ। सेंसेक्स 363 अंक और निफ्टी 135 अंक चढ़कर बंद हुआ है। मार्केट का हाल समझते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज के हाइलाइट्स और किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा? तो निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो यहाँ लिस्ट काफी लंबी है। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आज मोमेंटम में काफी सारे मेटल शेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। खास करके जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील लगभग 5% की तेजी के साथ बंद हुए। दीवीज लैब और श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया। लूजिंग साइड पे नाम काफी कम थे, लेकिन एक माइनर मोमेंटम ब्रेकडाउन आपको दिखाई पड़ा आइशर मोटर जैसे काउंटर्स में, जहां बिक्री के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे। टाइटन, नेस्ले, एलटीआई माइंट्री जैसे काउंटर्स में भी 1 से 1.5% तक की डाउनटिक आपको आती हुई नजर पड़ी। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो बहुत सारे गेनर्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। खास करके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद स्टॉक में 19% का उछाल। एएस, केआरबीएल, एनएमडीसी स्टील जैसे काउंटर्स में 11 से 12% तक के मोमेंटम दिखाई पड़े। मिड कैप लूजिंग साइड पे लिमिटेड स्टॉक से फिर से एक बार केन्स टेक्नोलॉजी, सिग्नेचर ग्लोबल, एस्ट्राजेनेका, जो वैल्यूएशन में महंगे शेयर्स थे, यहां आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का ओवरऑल माहौल मिला। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में भी आज काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। मेटल शेयरों में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, एनएमडीसी जैसे काउंटर्स में डिसेंट मोमेंटम आता हुआ नजर पड़ा। और बाजार में तेजी पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा का कहना है कि बाजार में अभी आगे उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। उनके मुताबिक ऑटो और ऑटो एंसिलियरी शेयर्स पर वो ओवरवेट है ना। अगर आप 1 साल के हिसाब से देखें तो मैं अभी भी कहूंगी कि निवेशित रहना ही सबसे बेहतर है। लेकिन 1-2 महीने के हिसाब से देखें तो कुछ हद तक आपको वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। कि जैसा मैंने कहा, हम लोग ऑटो एक्सेलरीज में भी ओवरवेट हैं, ऑटोज में भी ओवरवेट हैं। पर ऐसा नहीं कि सभी कुछ लिया हुआ है। हर सेक्टर में आप 2-3 स्टॉक लेते हैं, सभी कुछ नहीं लेते हैं। कि कुछ हद तक तो ये जीरो सम गेम भी रहता है कि किसी का मार्केट शेयर बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, तो वो बेहतर रहता है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गई हैं। एमसीएक्स पर सोना 70,000 के करीब पहुंच गया है। कॉमेक्स पर भाव $2260 तक पहुंच गए हैं। जानकार कीमतें और चढ़ने की संभावना बता रहे हैं और इस सब का कारण क्या है, बता रही हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता।
पहले एक और दिन और एक और नया ऑल टाइम हाई सोने के लिए यहाँ जहाँ पर हमने $2260 प्रति आउंस के स्तर छूते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों की बात करें तो हमने 69,500 के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए देखे, यानी कि ऑल टाइम हाइज यहाँ पर अब 70,000 के करीब पहुँचने लगे हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे सपोर्ट है। एक तो ये बाजार को वैसे लगता है कि ये ओवर बॉट जोन है, लेकिन इसके बावजूद भी मोमेंटम ऑन द हायर साइड है। काफ़ी सारे शॉर्ट्स यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, शॉर्ट स्क्वीज है ये, और जिसका असर ये है कि हर दिन आप $40-50 की वृद्धि यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में बाजार को लगता है और भी कैरी हो सकता है, क्योंकि आज तो डॉलर इंडेक्स भी 1 महीने के हाइस पर है। काफ़ी सारे बाजार बंद हैं क्योंकि ईस्टर मंडे है। उसके बावजूद सोने में ना सिर्फ हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा, बल्कि वहाँ पर इसे सस्टेन होते हुए भी देखा। बाजार को ये लगता है कि आगे जाकर जून में ही सही, लेकिन यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यहाँ पर रेट में कटौती कर सकते हैं, जिसका फायदा सोने ने एज अ सेंटिमेंट ऑलरेडी लिया है। सेफ हेवन बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इन सब की वजह से भी खरीदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर सोना ले रहे हैं। अगर पिछले साल की बात की जाए तो 1000 टन सेंट्रल बैंक्स ने लिया, उससे पहले 1100 टन यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स ने लिया, जो कि बाय द वे एक रिकॉर्ड नंबर भी है। तो काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी है। अब 2260 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी वॉल स्ट्रीट बैंक्स और ब्रोकरेजेस को लगता है कि सोने में और बढ़त अभी बाकी है। तो अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस देखें तो सिटी का मानना है कि $2300 भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली 2300 का आंकड़ा ANZ, सैक्सो बैंक, एक्सिम ऑस्ट्रेलिया, इन सबको लगता है कि सोना $2300 यहाँ पर जा सकता है। JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि $2500 की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है आगे जाते हुए, लेकिन सभी कहते हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए, कुछ एक करेक्शन यहाँ पर आ सकती है। $2100 प्रति आउंस के करीब यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है नियर टर्म में, और वहाँ पर एक्यूमुलेशन या खरीदारी अगर आप करें तो आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। एब्जा अवार्ड में CNBC आवाज़ का जलवा रहा। CNBC आवाज़ को बेस्ट हिंदी बिजनेस चैनल का अवार्ड मिला है। मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल बेस्ट बिजनेस जर्नलिज्म का अवार्ड उनके नाम रहा। वहीं मनीषा गुप्ता को बेस्ट कमोडिटी एडिटर सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में RBI के 90वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक, बैंकिंग, करेंसी के मोर्चे पर पिछले 10 साल में हुए बदलावों का जिक्र किया और कहा कि पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ वो तो बस ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। PM ने कहा कि भारत को अगले 10 साल में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, ताकि राष्ट्र वैश्विक कारकों से, ग्लोबल फैक्टर्स से ज्यादा प्रभावित ना हो। पिछले 10 वर्षों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एक तस्वीर ये भी है। एक दशक के भीतर ही हम पूरी तरह से एक नई बैंकिंग व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था और नए करेंसी एक्सपीरियंस में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। इधर ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि पूजा और नमाज अपनी अपनी जगह पर जारी रहेंगे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है, जबकि मस्जिद का प्रवेश उत्तर से है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे में फिलहाल पूजा और नमाज
दोनों अपनी अपनी जगहों पर जारी रहे। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। देखिए, ज्ञानव्यापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो व्यास परिवार की तरफ से एप्लीकेशन मूव की गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में, जिसमें 31 जनवरी 2024 को पूजा अलाउ की गई थी, उसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस पूजा को कंटिन्यू रखा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब फाइल करने के लिए कहा है और साथ ही साथ पूजा पे कोई रोक नहीं लगाई है और स्टेटस को जो एज ऑन डेट एग्जिस्ट कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए कहा है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता असीम मनचंदा। बताएं असीम, क्या हुआ आज राउज एवेन्यू कोर्ट में? शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अब तक ईडी उनका 10 दिन का रिमांड ले चुकी है। 2 बार उनका रिमांड लिया गया है। आज उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। ईडी ने कहा कि अब उनको उनके रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनको आगे इनकी जरूरत पड़ेगी तो उनका रिमांड लेंगे। ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा कि ये जांच में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक अपने डिवाइस के पासवर्ड हमको नहीं दिए, तो हम आगे भी इनका रिमांड ले सकते हैं। ये सब सुनने के बाद अदालत ने उनको 14 दिन की न्यायिक कस्टडी के अंदर भेज दिया, यानी कि अब उनको 15 अप्रैल तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। ये भी बता दूं कि 2 दिन बाद 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी इंटरिम और फाइनल बेल याचिका दोनों के ऊपर सुनवाई है। तब देखना होगा ईडी इनकी जमानत याचिका का विरोध करता या नहीं करता, या फिर सीबीआई बीच में इनका रिमांड लेने की कोशिश करती है। और असीम, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो जांच की आंच है ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज तक जा सकती है। क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, विजय नायर शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है। ईडी से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने ये आरोप अपनी चार्जशीट में ये आरोप लगाया था कि इसने ही जो साउथ लॉबी के साथ बैठक कराने में अहम भूमिका निभाई है और जो पैसे का लेन देन हुआ वो इसी के जरिए हुआ है। जब अपनी पूछताछ के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें विजय नायर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ईडी ने उसके ऊपर काफी एतराज जताया। ईडी का कहना था कि जो विजय नायर है वो मीडियम कम्युनिकेशन कोई छोटा मोटा आपका कार्यकर्ता नहीं था, वो आपका मीडियम कम्युनिकेशन अधिकारी था। इसके साथ साथ वो जो चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस है उसके अंदर ही रहता था और उसने कई बार मुलाकात जो है इनसे की, लेकिन उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं और उसके साथ मेरी मुलाकातें बहुत ही सीमित थी, क्योंकि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों को रिपोर्ट करता था। तो अब जो ईडी है वो हो सकता है कि जो सौरभ है और आतिशी है उन दोनों को बुला करके इनसे बातचीत करने की कोशिश करे, उनको नोटिस भेजे, उनको प्रोब ज्वाइन करने के लिए कहे और उनसे कोऑर्डिनेट करने की ये चीजें हैं उनको करे। शुक्रिया असीम। और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पीएम मोदी पर निशाना साधा। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। सुनीता ने पूछा है कि केजरीवाल को चुनाव के समय जेल क्यों भेजा गया है। जनता इसका जवाब देगी। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। केजरीवाल को जेल भेजने के कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा
कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? तमिलनाडु के एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी ने ईडी के दुरुपयोग के सवाल पर भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र काम कर रही है। 2,200 करोड़ रुपीस। इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले पर अभी कार्रवाई करने से इनकार किया है। आईटी विभाग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है। 29 मार्च को कांग्रेस को आयकर विभाग ने पहला नोटिस भेजा था, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। इसके साथ ही आयकर विभाग कांग्रेस पार्टी को करीब 3,567 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भी भेज चुका है। एक तरफ विपक्षी दल जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठा रहे, दूसरी तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर वार बता रही है। लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। राजस्थान में प्रचार यात्रा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में विपक्ष पर गरजे। अमित शाह ने एक बार फिर बीजेपी के 400 पार के नारे को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। मोदी की गारंटी से देश विकास के नए आयाम को स्थापित करेगा। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, उस सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम किया है। आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, दानी दानी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे। चुनावी माहौल में प्रचार सामग्री का बाजार भी गर्म है। इस बार झंडों के अलावा राजनीतिक पार्टियों के लोगों के साथ बने साफा, टोपी और चाबी के छल्ले, कीरिंग और पर्स जैसी एक्सेसरीज भी ट्रेंड में है। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से चुनावी बाजार पर यह रिपोर्ट। गुजरात के इस टेक्सटाइल यूनिट में दिन रात चुनावी सामान बनाने का काम चल रहा है। हर बड़ी राजनीतिक पार्टी के झंडे, बैज, टोपी, टी शर्ट और स्टॉल आपको यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। होलसेल रेट में एक सामान की कीमत 3 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच आती है। पहले और दूसरे चरण में जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ के ऑलरेडी ऑर्डर हमारे पास यहाँ आ चुके हैं और जैसे जैसे तीसरा चौथा चरण होगा कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बार बार ये प्रचार प्रसार में हर एक पार्टी फोकस करती है। गुजरात के बाद आपको दिखाते हैं दिल्ली के सदर बाजार का नज़ारा। यहाँ दुकानें सज चुकी हैं और कारोबारी भी जोरों से जुटे हुए हैं चुनावी सामग्री बनाने में। राजनीतिक पार्टियों के अलावा इस बार प्रचार के लिए राम मंदिर के झंडों की मांग भी दिखाई दे रही है। 2-3 महीने पहले से तैयारी करके रखते हैं। अभी भी हमने 2-3 महीने पहले तैयार कर रखा है सारा पार्टियों का सामान। जैसे हर पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी जन और समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, अभी कोई कस्टमर नहीं आया हमारे पास माल लेने के लिए। हमारी सेल में जो ये दौर हमारा 2010 के पहले का था, उससे और आज 2024 में हम समझते हैं 20 और 80 का डिफरेंस आ गया। उस वक्त हमारी सेल मान लीजिए 100 रुपए की थी, तो आज हमारी सेल 20-25 रुपए की रह गई। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर चुनाव प्रचार सामग्री से जुड़ी पुरानी दुकानों पर भी ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। हालांकि यहाँ शुरुआत में प्रचार सामग्री की बिक्री पर डिजिटल कैंपेनिंग का थोड़ा असर भी दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद से केतन जोशी और लखनऊ से कमलेश के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली।
कच्छ द्वीप का मामला गरमा गया है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर एक्स पर पोस्ट करके कहा कि कांग्रेस ने कच्छतीव द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। हर भारतीय इससे नाराज है और यह तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसको लेकर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा है। Fact is, we know today, actually, not just who did it, but also who hid it, who were all the parties who were responsible for the 1974 Kachativu Agreement. Also, how the fishing rights were terminated in 1976. In the last 20 years, if 6,184 fishermen were detained, if 1,175 boats were detained, you all know who is responsible. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि हमेशा कच्छतीव द्वीप को लेकर कांग्रेस का मिजाज हल्का रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सभी का मानना था कि जितना जल्दी कच्छतीव श्रीलंका को दे दिया जाए उतना बेहतर होगा। As you can see, this is not just one prime minister, whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi. This very dismissive attitude, this little rock, this small island of no importance, this was the historic Congress attitude towards Kachati. इधर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव के चलते ये मुद्दा उठाया जा रहा है, पूरे तथ्य बताए बिना जनता को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस ने क्लेरिफाई कर दिया है, कल ट्वीट भी आ गया संचार विभाग का कांग्रेस के, पर आदत तमिलनाडु चुनाव है ना, ये तब तक उठाएंगे जब तक अप्रैल में वोटिंग नहीं हो जाएगी तमिलनाडु में, वहाँ खाता खुलने का डर है, तो इसलिए राष्ट्रीय महत्व। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये भूल गए कि वो एक पैक्ट था इंदिरा जी और भंडारा नायके के बीच, जिसके बदले में 6 लाख तमिल नागरिकों को नागरिकता मिली थी मछुआरों को? ये तथ्य नहीं बताएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटीज के लोगों ने अपने घरों के सामने नो रजिस्ट्री नो वोट के बैनर लगा रखे हैं। इस वक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हजारों फ्लैट्स की रजिस्ट्री लटकी पड़ी है और होम बायर्स का कहना है कि चुनाव में वोट लेते वक्त नेता वादा करते हैं कि रजिस्ट्री करवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई झांकने तक नहीं आता। संवाददाता रोहन सिंह ने ऐसे ही घर खरीदारों से बात की। ये जो समय है, ये समय है अपनी बात रखने का। आप लोग इस तरह के जो बैनर्स लगा रहे हैं, क्या मकसद है इसका, क्या कन्वे करना चाहते हैं? सर, उम्मीद यही है कि हम काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं, बिल्डर से बात करके, अथॉरिटी से बात करते, लोकल पॉलिटिशियन से भी बात करी हमने कि रजिस्ट्री की जो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, तो हमारी उम्मीद ये है कि चुनाव का टाइम है, इसका कम से कम गवर्नमेंट इस समय फोकस करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएगी। और उम्मीद यही है कि कम से कम कुछ लोग आगे निकल के आएंगे जो इस प्रॉब्लम को देखेंगे, समझेंगे। मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन 2020 में कराया था सितंबर में, और यहाँ बोला गया था बिल्डर की तरफ से कि आपका 3 या 4 महीने में हमारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाएगा। एज ए प्रूफ उन्होंने कुछ दिखाया, बट इतना हम लोगों को नॉलेज नहीं था। बट जून 2021 में उन्होंने किया था कि हम लोग कर देंगे, बट अभी तक 3 साल हो गया। अथॉरिटी के पास हमने कम से कम 20-30 चक्कर लगाए, इसके साथ में हमने बिल्डर के साथ में भी बात की और कुछ स्कीम में निकाली गवर्नमेंट ने, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि अथॉरिटी की तरफ से कुछ इतना तो प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर बिल्डर का कोई इंटेंशन है। सरकार से चाहते हैं कि वो कम से कम हमारा सुने, हमने इतना पैसा लगाया है और हमारा घर कम से कम रजिस्ट्री तो हो जाए, काम तो शुरू हो कुछ भी। 4 साल से और हम बैंक हम लोग से लोन का पैसा भी मांग रही है, तो देना ही पड़ता है ना, लोन लेके लिया है हमने। बिल्डर के थ्रू दिनेश शर्मा जी जो हमारे बिल्डर है हिमालय प्राइड के, हमने बहुत चक्कर काटे, बहुत कोशिशें करी अपनी तरफ से, बहुत लोग परेशान है, बहुत पैसा लगा हुआ सब लोगों का, और सिर्फ आश्वासन है और कुछ कंफर्म डेट नहीं पता ना। इन्होंने ड्यूज क्लियर करे, अथॉरिटी का कहना है कि ड्यूज पेंडिंग है, इनका कहना हमारे यहाँ ड्यूज क्लियर है। अब इनकी आपस की क्या मिली भगत है, नॉर्मल बायर्स को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और हमारे को कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जब हमारी कोई बात नहीं सुन पाएगा तो फिर हम
क्या ऐसी सरकार को क्या सपोर्ट करे जहाँ पे हमारी बात ही सामने अच्छे तरीके से ना सुनी जाए। पिछले साल अमिताभ कांत कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था, एक पैकेज लेके आई थी कि अगर बिल्डर 25% ड्यू पे करता है तो रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा सकता है, लेकिन 57 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें 35 ने हाँ भी कही थी। अब तक उसमें से सिर्फ 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए जो ड्यू है वो दिया जा चुका है, 4000 फ्लैट के करीब, और उसमें जो एक्चुअल रजिस्ट्री हुई है वो 32,000 में से सिर्फ 500 फ्लैट्स की हुई है। तो किस स्पीड से ये चल रहा है ये साफ आपको दिख सकता होगा। और ये जो तमाम होम बायर्स है इनका दर्द ये है कि इस बार जो है चुनावों में अपनी बात रखने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। रोहन सिंह, नोएडा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों की शिकायतों के निपटारे के लिए नया सिस्टम लॉन्च किया है। सेबी ने स्कोर्स 2.0 सिस्टम की शुरुआत की है जो पुराने वर्जन से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। आज यानी 1 अप्रैल से पुराना ऐप बंद कर दिया गया है और निवेशक सिर्फ नए ऐप के ज़रिए शिकायत दर्ज करा पाएंगे। नए सिस्टम में निवेशक की शिकायतों का कम समय में और एक समय सीमा के अंदर निस्तारण होगा। निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित संस्थाओं से रिसीट मिलने की तारीख से 21 दिन के अंदर शिकायत का समाधान हो सकेगा। नए सिस्टम में निवेशकों के आसान पंजीकरण के लिए केवाईसी रजिस्ट्रेशन के साथ डेटाबेस का इंटीग्रेशन भी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीने में भीषण गर्मी का अनुमान जताया है। इस गर्मी का असर चुनावों पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के डीजीएम मृत्युंजय महापात्र ने नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव की बात कही है। अप्रैल में 2 से 8 दिन तक हीट वेव रह सकती है। अप्रैल में जून महीने में हीट वेव यूजुअली जितना होता है इससे ज़्यादा होने का संभावना है सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में और नॉर्थ पेनिनसुलर रीजन पे। इसका मतलब है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सभी एरिया में नॉर्मल से ज़्यादा हीट वेव होने का संभावना है। अर्थ साइंस मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। रिजिजू से खास बातचीत की है असीम मनचंदा ने। इस बार अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी पड़ेगी। बात करने के लिए हमारे साथ अर्थ साइंसेज मंत्री किरेन रिजिजू हैं। सर, बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार रहने वाली है अप्रैल से जून तक? हाँ, जो हमारा IMD का प्रेडिक्शंस रहती हैं उसके हिसाब से अप्रैल के अंत से लेकर के जून तक का जो अनुमान है हीट वेव्स बढ़ने का और टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ऊपर उठने का संभावना है। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट और NDMA और जितने भी हमारे भारत सरकार के और विभाग हैं सब मिल करके आज लोगों को फिर जानकारी देने का फिर से आज कोशिश किया गया कि चुनाव का मौसम भी है और वैसे भी हीट वेव वगैरह थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर उठने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो सब प्रिकॉशंस लें, सब सावधानी बरतने का जरूरत है। साथ साथ में क्या करना चाहिए इसका भी जो अपडेट्स या एडवाइजरीज इशू किया गया है राज्य सरकारों को भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एजेंसी से सबको बताया गया है। तो उस हिसाब से सावधानी बरतना चाहिए ताकि हमारा जान माल का नुकसान ना हो। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसके ऊपर असर पड़ेगा और वजह क्या लग रही है आपको इस बार गर्मी? अभी जैसे बताया गया कि जो कोस्टल रीजन है खास करके जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उधर का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र और मध्य भारत में जिस तरीके से हीट वेव बहुत ज़्यादा होने का प्रोजेक्शन दिख रहा है तो इस हिसाब से सब तैयारी अच्छा से करें और वहाँ के राज्य सरकारों को भी और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी ये सबको एडवाइजरी जारी किया गया है। तो सब इसका ख्याल रखें। तो एल नीनो है इसकी वजह इस बार भी क्या? एल नीनो से क्या है कि वो एक फेनोमेना होता है जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर बारिश में उसका असर होता है। तो इस बार जो एल नीनो रहने की वजह से जो काफ़ी वेदर में शिफ्ट हुआ है उसका हमारे DG ने भी जैसे एक्सप्लेन किया है। तो वो हमारे हाथ में तो नहीं ये मौसम कैसा रहना चाहिए, लेकिन हमको जानकारी एडवांस में रहे तो उसका फायदा होता है कि हमको क्या कदम उठाना चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहे और जुड़े रहे CNBC आवाज़ के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।